Major Kalshi classes, online courses for all defense exams, recorded lecture, e-notes, daily live classes, online test. अब online पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया. Download the MKZ Learning app and fulfill your dreams. Very good morning class to all of you. You're most welcome at the Major Kalshi classes Prayagraj. This is Abhishek Dwivedi, your GS faculty. Today we will discuss about the most important and expected questions of a serious point of view. And dear class, अगर हम बात करें तो आज आपके साथ एक अनोखा और नया प्रयोग मैं लेकर के आया हूं. वो प्रयोग ये होगा आपके साथ कि जनरल नॉलेज की सैंपल पेपर की मैं सीरीज लेकर के आ रहा हूं आपके सामने. और ये सीरीज जो होगी ये 10 सीरीज होगी और 5 हमने लिया है इसमें पॉलिटी से रिलेटेड और 5 जो सीरीज ली है हमने वो हिस्ट्री से रिलेटेड ली है. और अपकमिंग एग्जाम जो अपकमिंग नवंबर मंथ में आपका सीडीएस एग्जाम है उसके लिए एक ये रामबाण साबित होने वाला है. इसलिए लास्ट तक वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा. सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स क्वेश्चंस का जो लेवल है उसको टच करते हुए मैं आपको एक बेस्ट एनालिसिस यहां पे रिप्रेजेंट करूंगा और हूबहू पूरी गारंटी के साथ ये कहता हूं इसी पैटर्न बेस्ड पे आपको ये क्वेश्चंस फेस करने होंगे अपकमिंग जो सीडीएस एग्जाम आपका है. चलिए विदाउट वेस्टिंग योर टाइम स्टार्ट करते हैं. और जैसा कि टारगेट सीडीएस 2020 हमने लिया है और जनरल नॉलेज सैंपल पेपर सीरीज की मैं बात करूं तो हमारे पास जो सीरीज होगी डियर क्लास उस सीरीज के अंतर्गत सबसे पहले डिस्कस करना चाहूंगा कि मैक्सिमम हम जो स्टूडेंट्स हैं हम प्रिपरेशंस तो स्टार्ट कर देते हैं लेकिन हमारे साथ प्रॉब्लम जो राइज होकर क्या आती है वो क्या आती है डियर क्लास. सबसे बड़ी प्रॉब्लम और मेजर ड्रॉबैक है हमारा हमें सिलेबस के बारे में पता नहीं होता. हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर को देखते हैं पैटर्न्स को देखते हैं और प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं. ये एक क्या है अगर हम कहें तो कहीं ना कहीं हमारा बेवकूफी भरा क्या होता है निर्णय होता है. मैं इसे आसान शब्दों में बताना चाहूं तो हम क्या है कि बस हमने क्या है आर्म्स ले लिए उस आर्म्स के बारे में हमें पूरी प्रॉपर नॉलेज नहीं है. ये कथन इस पे फिट बैठता. तो हम क्या करते हैं पहले सिलेबस को देखते हैं और सिलेबस को रिकॉल करते हैं कि जनरल नॉलेज के सिलेबस का जो पैटर्न है उस सीरियस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या किसी टॉपिक का नाम लिया गया. बिल्कुल नहीं, नाम बिल्कुल नहीं है बेटा. दूसरी चीज अगर मैं बात करूं तो जो भी चीजें फीचर्स हैं वो बहुत ही जबरदस्त हैं. फीचर्स की मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं उसमें थोड़ा सा एक टॉपिक का डिस्कशन नहीं किया गया. पूरा ब्रॉड वे में है सिलेबस और उसकी मैं बात करता हूं तो देखिए यहां पर जनरल नॉलेज इंक्लूडिंग नॉलेज ऑफ करंट एंड द सच मैटर्स ऑफ एवरीडे ऑब्जर्वेशंस पे बेस्ड है. यानी कि आज की घटना इंडियन पॉलिसीज जो भी हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स सारी चीजें आ गई वो कहीं ना कहीं करंट का पार्ट बन जा रही हैं आपके. दूसरी चीज ऑब्जर्वेशंस की बात कर रहा है तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो गया. दूसरा एक्सपीरियंस इन द साइंटिफिक एस्पेक्ट एज अ मेनी टू बी एक्सपेक्टेड ऑफ एन एजुकेटेड पर्सन. जो भी एक नॉलेजेबल पर्सन के लिए रिक्वायर्ड फीचर्स होते हैं वो सारे चीजें आप में होनी चाहिए. अब आगे बात करते हैं Who has not made a special study of any scientific subject. ये भी कह रहा है कि पीएचडी करने की कोई जरूरत नहीं है बेटा. आपको बेसिक कॉन्सेप्ट इनिशियल नॉलेज पता हो आपका सीडीएस क्वालिफाई हो जाएगा. देखिए आगे द पेपर विल आल्सो इंक्लूड अ क्वेश्चन ऑन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया. ऑन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया अब एंशिएंट मिडिवल मॉडर्न की मैं बात करूं या ना करूं डियर क्लास सारी चीजें इसमें आएंगी. अब दूसरी चीजें क्वेश्चंस बेस्ड इंडिया की बात होगी ज्योग्राफी ऑफ द नेचर. ज्योग्राफी नेचर्स की अगर मैं बात करता हूं सारी चीजें यूनिवर्स इंक्लूडिंग सारी ज्योग्राफी में चीजें आ गई. रिवर सिस्टम की मैं बात करूं क्लाइमेट चेंज की बात करूं तो सारी चीजें ज्योग्राफी में आ गई. ठीक है. विच कैंडिडेट शुड बी एबल टू आंसर विदाउट स्पेशल स्टडी. ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है. यू हैव नीड नॉट टू वरी अबाउट. कोई भी दिक्कत की बात नहीं है. अभिषेक सर आपके साथ हैं और हमने आपसे कमिटमेंट किया है कि मैराथन क्लासेस चलेंगी और सीडीएस को एग्जाम को आपको सिर्फ जीएस की बात नहीं कर रहा हूं जनरल नॉलेज की. सीडीएस में जो भी रिलेवेंट टॉपिक्स हैं हर सब्जेक्ट वाइज फैकल्टीज आपको इस प्रकार की सीरीज लेकर के आएंगे. जीएस के साथ साथ मैथमेटिक्स सारी सीरीजें आपको मिलेंगी जो भी आपके एग्जाम में रिलेवेंट है. इंग्लिश भी मिलेगा. सबके 10 सैंपल पेपर्स आपको मिलेंगी. एक बिग सीरीज होने वाली है. ठीक है. तो अब हम बात करते हैं ये तो हमारा ये हो गया. अब बात करते हैं कि पहली सीरीज में क्या मिलेगा और हम 1 डे के गैपिंग पे आपको इस प्रकार की सीरीज देंगे. ठीक है. और कहीं भी किसी प्रकार की कोई डाउट्स हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और फास्टली बताएं क्योंकि जितना ही आप इनोवेटिव होंगे डेवलपमेंट माइंड वाले होंगे उतना ही फास्ट हमारा प्रोसेस होगा और हमारी टीम होगी. चल आगे बात करते हैं डियर क्लास.
अब हम बात करते हैं तो टारगेट है हमारा सीडीएस का, उस टारगेट के आधार पर अगर मैं बात करूं तो सैंपल पेपर 1 की बात करूं तो हम अमूमन हमेशा हम स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री से। बेसिकली वी हैव टू स्टार्ट राइट नाउ इन फ्रॉम द पॉलिटी। क्या होगा सैंपल पेपर 1 में? बोरोड फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड अ फॉर्मेशन प्रोसेस, प्रीएम्बल एंड इट्स इनहेरेंट फिलॉसफी। ओके, सैंपल पेपर 2 में क्या होगा? ये सीरीज होगी पूरी 10, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी एंड सिटीजनशिप। एंड नाउ थर्ड सैंपल पेपर 3 में होगा फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इट मींस डीपीएसपी। फोर्थ की बात करूं फंडामेंटल ड्यूटीज एंड यूनियन एग्जीक्यूटिव। फिफ्थ की बात करता हूं डियर क्लास तो वी हैव अ यूनियन लेजिस्लेटिव एंड द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, रेस्ट ऑफ अब बात करते हैं सैंपल पेपर 6 की तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक कल्चर, सेकेंड अर्बनाइजेशंस ऑफ 6th century BC, मौर्यन एम्पायर, पोस्ट मौर्यन पीरियड एंड गुप्ता पीरियड and a post-Gupta period. This will be the sample series number 6. It will be basically based on the history. Okay. Now we are moving next one. Question sample paper 7 दिल्ली सल्तनत एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे, आर्ट एंड कल्चर की बात करेंगे, सोसाइटी कल्चर, मुगल डायनेस्टी में भी सेम आर्ट एंड कल्चर, बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द एग्जाम, डिफेंस एग्जाम. इफ वी टॉक अबाउट द इंडियन सीडीएस, मोस्ट रिलेवेंट क्वेश्चंस वर आस्क्ड इन द प्रीवियस ईयर्स. Sample paper 8, arrival of a European trading company, most important, so I included this one. East India Company and Nawab of Bengal, most important. Economic influences of a British role on India. Now, next one. 9th, social reform movement in the 19th century, mutiny of 1857, major revolts, a development of education and newspaper during British rule. Okay, now this last one, sample paper 10, Governor General of India, Indian freedom struggle, history of a modern world. If we talk about dear class, without wasting your time, we have to quick review about the today's sample paper series. This will be the number 1. आज जो पहली सीरीज हम डिस्कस करेंगे डियर क्लास, वो पहले टॉपिक्स इट मींस प्रीएम्बल एंड बोरोड फीचर पे बेस्ड होगी, तो काफी इंटरेस्टेड वे में होकर के सुनिएगा चीजों को. कहीं कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर फास्टली रिप्लाई करें. हार्ड एंड फास्ट पॉलिसी के अंतर्गत हम बात करें तो नंबर 1 प्राइम इंस्टीट्यूट में आप कहीं ना कहीं स्टडी कर रहे हो और मेजर कल्सी परिवार के साथ जुड़े हो, ये हम सबका एक गुड लक है कि इस कोविड-19 में भी पूरी टीम रिप्रेजेंट रही यहाँ पे. ऑनवर्ड्स मार्च के बाद से भी मैं बात करूं तो कंटिन्यूअसली ऑफलाइन मोड से नहीं हो पा रहा था काम, तो हमारा ऑनलाइन मोड एक्टिव था. अभी भी ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन मोड दोनों बोथ आर द एक्टिव मोड्स. दूसरी चीज मैं बात कर रहा हूं तो पीडीएफ के साथ साथ क्वेश्चन पेपर, सोल्यूशन सब कुछ आपको मिलेगा. ठीक है. दूसरी चीज ये है कि बेस्ट वे ऑफ लर्निंग, अगर डिफेंस एस्पायरेंट्स हैं आप तो आपके लिए वन एंड यूनिक अगर मैं बात करूं तो इंस्टीट्यूट है जो है वो मेजर कल्सी क्लासेस, जो कि आपके प्रयागराज में. आप जुड़े इससे, किसी प्रकार का कोई डाउट है किसी दूसरे के कहने में किसी प्रकार की ना, आप पहले वॉच करें, खुद आए और वॉच करें, चीजों को समझें. अगर कोई डाउट है तो आप पर्सनली फैकल्टी से भी मिल सकते हैं. मेरा नाम अभिषेक है, आप मिल सकते हो यार. मैं 7 to 7 आपको यहां पे मिलूंगा. सारे डाउट्स को क्लियर करिए. जीएस का एक मेजर रोल है डिफेंस में, तो उसी के बिहाफ आप पे हम बात करते हैं अपने आज के क्वेश्चन सीरीज की. देखिए हिस्ट्री में अगर मैं बात करूं विगत वर्षों की बात, तो मॉडर्न हिस्ट्री का वेटेज अभी बढ़ा है. मॉडर्न हिस्ट्री को हम ज्यादा टाइम देंगे और जो क्वेश्चंस की सीरीज होगी डियर क्लास वो 21 क्वेश्चंस ईच सीरीज में आपको मिलेंगे. तो इस प्रकार से अगर क्वेश्चंस को देखा जाए तो 10 सीरीज हमको मिलेगी और 21 into 10 210 क्वेश्चन का पैटर्न मिलेगा और इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस ह्यूज क्वांटिटी में हो जाएंगे, जो अपकमिंग एग्जाम के लिए आपके लिए काफी रिलेवेंट होने वाले हैं. चलिए अब विदाउट वेस्टिंग योर टाइम वी हैव टू क्विक रिव्यू आवर द फर्स्ट सीरीज. पहले सीरीज की मैं बात करता हूं. जो क्वेश्चन है प्लीज फोकस ऑन द बोर्ड डियर क्लास एंड हियर इज द क्वेश्चन. इफ वी टॉक अबाउट बिफोर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर द अटेनमेंट ऑफ द इंडिपेंडेंस द कंट्री वाज गवर्न अंडर द विच लेजिस्लेशन. क्योंकि हम सब जानते हैं वी आर अ स्लेव ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिशर्स, देन वी हैव नॉट आउन रूल बिफोर द इंडिपेंडेंस. सो दिस वन वाज द फीचर थ्रू द लॉ फ्रेम्ड आफ्टर द कंसल्टेशन विद द इंडियन लीडर्स. देखिए अगर हम बात करें तो देखो जो हिंदी वाले बच्चे हैं उनको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी. ये प्रश्न का मतलब है कि जो अगर हम बात करें तो स्वतंत्रता से पहले जो चीजें इंप्लीमेंट हुई भारतीय संविधान में वो किसका फॉर्म था, किसका भाग था, अगर हम उसकी बात करें आसान सी भाषा में तो थ्रू द लॉ फ्रेम्ड आफ्टर कंसल्टेशन विद द इंडियन लीडर्स एज per the English Constitution as per the Government of India Act and none of these. देखिए जो भी चीजें हैं बिफोर द इंडिपेंडेंस वो सारी चीजें ली गई हैं, बोरोड फीचर्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट. इफ वी टॉक अबाउट द हेयर ऑप्शन विल बी सी will be the right option dear class as per the Government of India Act 1935. Okay.
डियर क्लास, यहां पे कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। आरबीआई एक्ट 1934 अलग है और आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट अलग है। आरबीआई एक्ट 1934 के अंतर्गत भारत में पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई 1 अप्रैल 1935 को। ओके, एंड दिस वाज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। और व्हाट वाज द ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड, हमने यहां से 321 सेक्शंस लिए हैं और क्या लिया है, 10 शेड्यूल्स लिए हैं। यही का बारोड फीचर है एक तरीके से अगर हम देखें तो व्हाट विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन फर्स्ट का सी विल बी द राइट ऑप्शन। क्लियर हो गई बात। तो सारी चीजें हमने कहां से लिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डियर क्लास, क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो मैचिंग क्वेश्चंस जो होते हैं सीडीएस पॉइंट ऑफ व्यू से, इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो मैच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट बेस्ड क्वेश्चंस जो है वो हमको बहुत प्रैक्टिस करनी। देखिए आपको बता दें, ऑलवेज यूज द एलिमिनेशन प्रोसेस बिफोर द सॉल्विंग एनी क्वेश्चन एंड नॉट द matching the all the statements. You have to focus basically what is the dissimilarities. It means D all have a 5 because we know Act of 1858 1857 में म्यूटिनी ऑफ 1857 के बाद क्या हुआ, भारत में अगर जो शासन है तो ब्रिटिश क्राउन है जिसको बोला जाता है 1858 के से स्टार्टअप हो गया। तो यानी कि एंड ऑफ ब्रिटिश क्राउन, यानी कि ई का 5th बिल्कुल एब्सोल्यूट राइट है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 की बात करें तो पहला हमारे पास जो क्वेश्चंस आता है वो ये कहता है कि भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 में क्या था, तो डायरेक्टली इन द प्रोविंसेस, द्वैध शासन की बात की गई थी प्रोविंसेस प्रांतों में। तो यहां से कहीं ना कहीं ये मैच करा दें आप, फर्स्ट का थर्ड बिल्कुल एब्सोल्यूट। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 क्या था, वो था प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात करता है। अब बात कर रहा है मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स, ये बात कर रहा है कम्युनल इलेक्शंस की बात कर रहा है। अब डी की बात कर रहा है इंडियन काउंसिल एक्ट और एंड ऑफ सती कस्टम, एंड ऑफ सती कस्टम। नेक्स्ट वन एक्ट ऑफ 1857, बिल्कुल दिस विल बी द एब्सोल्यूट राइट आंसर विल बी द बी डियर क्लास। क्लियर हो गई बातें। और मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम क्वेश्चंस, ये रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, ये आए हुए हैं। ठीक है, अब आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्या प्रश्न क्या कह रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का संबंध किससे है। डायरेक्टली का मतलब ये होता है द्वैध शासन की बात कर रहा है। कम्युनल मतलब सांप्रदायिक निर्वाचन की बात किसमें की गई, मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स 1909 में। ठीक है, देखिए मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स और मार्टिन चेम्सफोर्ड दोनों में अंतर है। मार्टिन चेम्सफोर्ड 1919 की अगर मैं बात करूंगा तो वहां से सीएजी का प्रबंधन हमने लिया है। क्लियर हो गई बातें। और यहीं से इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 बना था और एंड ऑफ सती कस्टम कर दिया गया था। क्लियर हो गई बातें। चलिए नाउ वी आर मूविंग क्वेश्चन नंबर 3। Okay, which of the following is not correctly matched? Morley, Minto reforms, communal representation, it is absolute right. Government of India Act, self-rule, cabinet mission, constitution of the constituent assembly, बिल्कुल कैबिनेट मिशन की सिफारिश में भारत में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का निर्माण किया गया। और कौन कौन आया था 1946 में कैबिनेट मिशन के अंतर्गत, स्टैनफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर और एवी अलेक्जेंडर के साथ स्टैनफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर और पैंथिक लॉरेंस आए थे। क्लियर हो गई बातें। साइमन कमीशन, पार्टीशन ऑफ इंडिया, ये नहीं होगा, नॉट करेक्टली मैच की बात कर रहा है ना। साइमन कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनली की बात कर रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशनली रिव्यू की बात कर रहे थे। तो यहां पे पार्टीशन ऑफ इंडिया की बात तो बहुत बाद में आई थी, तो कहीं ना कहीं डी विल बी द राइट आंसर ना। क्वेश्चन नंबर 4, which of the following statement regarding the constituent assembly are true? It was not based on adult franchises. It was the result of a direct election. It was a multi-party body. It worked through the various committees. अगर हम बात करें तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बनी थी, जिसकी पहली बैठक हुई थी, अगर हम बात करें 1946 में, और अस्थायी तौर पे पहली बैठक हुई और दूसरी वाली स्थायी तौर पे। अस्थायी में सच्चिदानंद सिन्हा को प्रेसिडेंट चुना गया और फिर इसके बाद स्थायी वाले में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। एज यू नो, तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसके रिगार्डिंग कौन सी बात, इट वाज नॉट बेस्ड ऑन एडल्ट फ्रेंचाइजी। वयस्क मताधिकार आप समझ रहे होंगे, एक अभी बात करें तो 18 साल से कम की अगर एज है तो आप नहीं पार्टिसिपेट करें। तो इट वाज नॉट बेस्ड ऑन एडल्ट फ्रेंचाइजी, बिल्कुल नहीं बेस्ड थी, ये बिल्कुल सच कथन है। इट वाज द रिजल्ट ऑफ डायरेक्ट इलेक्शन की बात ही हो नहीं सकती, प्रांतों से लोग चुने जाते थे, तो डायरेक्ट इलेक्शन तो था ही नहीं। इट वाज अ मल्टी पार्टी बॉडी, बिल्कुल कई सारी पार्टियां थी, इंडियन मुस्लिम लीग थी ना, कई सारी पार्टियां थी। इट वर्क थ्रू द वेरियस कमिटीज, हाँ कमिटीज भी बनी थी भाई, ड्राफ्टिंग कमेटी, मिनी बोर्ड कमिटीज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बनी ना, माइनॉरिटीज कमेटी। तो कहीं ना कहीं इसमें जो ऑप्शंस होंगे ये आपका, इट वाज फर्स्ट विल बी द राइट एंड थर्ड विल बी द राइट एंड द फोर्थ विल बी द राइट एंड द 1, 3, 4 विल बी द राइट ऑप्शंस। क्लियर।
तो यहां पे बी ऑप्शन विल बी द राइट. नाउ वी आर मूविंग क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट इज द क्वेश्चन? Match the following, dear class. Again we have to match the following, and basically we have taken a maximum number of a question, match of the following and statement based. Okay, the list one, provision of Indian Constitution क्या है और sources कहां से ये sources लिए गए हैं. ठीक है, चल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात कर रहा है, संवैधानिक संशोधन की बात कर रहा है, तो हमने कहां से लिया है? साउथ अफ्रीका से. ओके, एक का थर्ड. डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की अगर मैं बात करूं तो अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात करेंगे तो आप सबको पता है कि नियरली अगर हम बात करें तो ये ऑप्शंस देख लीजिए आप. एलिमिनेशन मेथड इसमें आपका यूज हो सकता है, एलिमिनेशन मेथड इसमें यूज हो सकता है. अब देखिए, इमरजेंसी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट कोई भी आप चूज कर लो. कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट साउथ अफ्रीका से लिए हैं. अब बात करते हैं इमरजेंसी प्रोविजंस की. मैं बात करता हूं, देखो इमरजेंसी प्रोविजन ऑफ द प्रेसिडेंट की अगर मैं बात करूं तो इमरजेंसी प्रोविजंस हमने कौन सी कंट्री से लिए हैं? इमरजेंसी प्रोविजंस हमने कहां से लिए हैं? अगर डियर क्लास हम बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी. तो इसको मैच करा दो आप, मैच करा दिए. अब बात करते हैं यूनियन एंड स्टेट रिलेशंस की बात कर रहा है. डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की अगर मैं बात करूं तो हमने कहां से लिए? डीपीएसपी आयरलैंड से लिए हैं ना. अब मैच कराते जाओ. अब इसके बाद बच कौन से रहा है? यूनियन एंड स्टेट रिलेशंस हमने कहां से लिए हैं? यूनियन एंड स्टेट रिलेशंस हमने लिए हैं कनाडा. अब देख लो डियर क्लास, ए का अगर हम बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका से किस अनुच्छेद के अंतर्गत? आर्टिकल 368 के अंतर्गत. अब देखते हैं क्लास हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो मैच कर रहा है साउथ अफ्रीका, ए का थर्ड. तो देखो ये अब ए और सी दोनों भूल जाइए आप, हमें बी और डी पे फोकस करना है. कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात करूं तो हमारा ए का थर्ड बिल्कुल मैच कर रहा है. डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी 4, तो यानी कि बी विल बी द राइट आंसर यार, कोई दिक्कत ही नहीं है. देखो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी अगर हम बात करें तो आयरलैंड से लिया गया है. इमरजेंसी प्रोविजन ऑफ द प्रेसिडेंट जो लिया गया है सी का 1 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी. यूनियन स्टेट रिलेशंस कहां से लिया गया है? 2 कनाडियन कॉन्स्टिट्यूशन से. अब बताओ कहीं कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं. चल मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. Which is a wrong statement regarding the Constituent Assembly. देखिए काफी इंपॉर्टेंट है और हमने इन चीजों को लिया है तो इसका मतलब ये एग्जाम में आने वाले. संविधान जो सभा बनी थी उससे कौन सा कथन गलत है? सही की बात नहीं कर रहा हूं, प्लीज यहां पे जरूर फोकस करें. रॉन्ग की बात कर रहा है. इट वर्क विद द हेल्प ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कमिटीज. इट वर्क विद द हेल्प ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कमिटीज. इन द प्रोफार्मा कमिटी वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. चल minority committee like Christian, Anglo-Indian and the Parsi were given adequate representation. बिल्कुल. Election was done on the basis of adult franchises. अब यार चल देख लेते हैं. The election process was based on the 6th schedule of the Act of the 1935. The voting rights are limited to the taxations, property and educational committee. अब देखो सब कुछ छोड़ दो, forget away. देखो which is a wrong statement. अगर ये पूछता है तो एक ही गलत होगा और एक ही को फोकस करना है. अगर आपको वो मिल जाए तो आंख मूंद के. इट वाज डन ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइजीज. यार इस पे कहां था? एडल्ट फ्रेंचाइजीज पे था ही नहीं ना, तो ये गलत हो गया. अभी तो पीछे के लेक्चर में आपने देखा है, अभी तो आपने पीछे के लेक्चर में देखा तो बिल्कुल और सारा सही है यार. बेस को आप इसीलिए आजकल के एग्जाम में इट वाज अ रॉन्ग स्टेटमेंट ये नहीं पूछता. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ ट्रू, तो ऑप्शन करके दे देता है 1 2 3 3 4 या चारों सही है. वहां पे प्रॉब्लम्स हमें अराइज होती. चल 7वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं डियर क्लास. थोड़ा फास्टली देखेंगे हम लोग. मैच द फॉलोइंग, क्योंकि देखिए क्लासेस के बीच में ही लाइव क्लासेस का भी शेड्यूल रहता है तो किसी तरीके से आपके लिए मैंने टाइम निकाला है. विच इज द फॉलोइंग, लिस्ट 1 लिस्ट 2 को मैच कराना है. और अगर हम बात करें तो कौन से ऑप्शंस राइट होंगे? काउंसिल ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और प्रेसिडेंट उनके अध्यक्षों की बात कर रहा है. तो 7th की अगर हम बात करें तो ध्यान से देखिएगा. ड्राफ्टिंग कमेटी सबको पता है, भीमराव अंबेडकर. सर पानी थोड़ा मंगवा दीजिएगा. ठीक है, भीमराव अंबेडकर. ड्राफ्टिंग कमेटी भीमराव अंबेडकर. फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटी कमेटी वल्लभ भाई पटेल. ठीक है, अब आपके पास फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी पंडित जवाहरलाल नेहरू. ओके ना. वर्किंग कमेटी कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी. तो इट मींस ए का 4 बी का 2. इट मींस ए का 4
बी का 1, डी विल बी द राइट आंसर। मैच करा लेते हैं। ए का 4 और बी का 1, वल्लभ भाई पटेल फेडरल कॉन्स्टिट्यूएंट कमेटी की अगर बात कर रहा है ये, तो यानी कि इसका सही होगा आपका ये होगा फेडरल कॉन्स्टिट्यूएंट। अगर इसकी बात करी जाए तो जवाहरलाल नेहरू 2, सी का 2 एंड द वर्किंग कमेटी की अगर मैं बात करूं तो डी का 3, तो डी का 3 यानी कि डी ऑप्शन 7th का डी जो है वो विल बी द राइट आंसर होगा आपका। ठीक है, मैच कर लिया हम लोगों ने 7th का डी। 4 1 2 3। ओके क्लास, नाउ वी आर मूविंग क्वेश्चन नंबर 8। What provision of a constitution were implemented from the 26th December 1949? ये आपको फोकस करना है डियर क्लास। 26 What provision of a constitution were implemented, मतलब इंप्लीमेंट हो चुके थे। क्या ऐसे संविधान के चीजें थी, प्रोविजंस थे जो कि 26 दिसंबर 1949 को इंप्लीमेंट हो चुके थे। प्रोविजन रिलेटेड टू द सिटीजनशिप बिल्कुल हो चुका था, प्रोविजन रिलेटेड टू द इलेक्शंस बिल्कुल हो चुका था। और अगर हम बात करें डियर क्लास तो यहाँ पे सी विल बी द राइट ऑप्शन। फंडामेंटल राइट्स उस समय तक नहीं हो पाए थे तो हम बात करते हैं सी, तो 8th का सी विल बी द राइट ऑप्शन डियर क्लास। 8th का सी, इट मींस प्रोविजन रिलेटेड टू citizenship, provision related to the elections, provision regarding the constitution of an interim government, ये हो चुकी थी चीजें, fundamental rights नहीं हो पाए थे। Now we are moving question number 9. From the Indian constitution point of view, which of the following pair is not correctly matched? Canadian, the word union has been taken. The American Constitution, judicial review principle retaken. British Constitution is taken the parliamentary. From Australia, ऑस्ट्रेलिया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑस्ट्रेलिया से थोड़ी लिए हैं यार, साउथ अफ्रीका से लिए हैं ना, तो डी विल बी द राइट आंसर ना। नॉट करेक्टली मैच्ड की बात कर रहा है तो डी विल बी द राइट ऑप्शन। तो यहाँ पे देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन था और सारे सही हैं। और अगर हम बात करें तो हमारा जो है वो साउथ अफ्रीका से लिया गया है और आर्टिकल 368 जिसकी बात करते हैं। चल अब नाउ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। Which of the following suitably with the list second choose the correct answer from the given? Symptoms of the Indian Constitution and adopted from the which country? देखो adopted from the fundamental rights taken from the if you talk about the United States of अमेरिका। यहाँ पे डियर क्लास पार्लियामेंट्री सिस्टम की अगर मैं बात करूँ तो पार्लियामेंट्री सिस्टम की अगर मैं बात करूँ तो ये वर्ड यहाँ पे आएगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये यहाँ पे लिख लीजिएगा, थोड़ा सा मिस हो गया है डियर क्लास। अगर हम बात करें तो यहाँ पे और पार्लियामेंट्री सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे कर लीजिएगा, अमेरिका यहाँ से हटा दीजिए, आप एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहा है। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स की अब मैं बात करता हूं तो फंडामेंटल राइट्स कहां से लिए गए? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। ए का 2। पार्लियामेंट्री सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन कहां से लिया गया? यूनाइटेड किंगडम से। इमरजेंसी प्रोविजंस कहां से लिए गए? जर्मनी से लिए गए। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कहां से लिए गए? आयरलैंड से लिए गए। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कहां से लिए गए? आयरलैंड से लिए गए। ए बी सी डी है यहाँ पे और यहाँ पे हमने क्या किए हैं? 5 ऑप्शन दे दिए ए बी सी डी। तो अब आपको देखिए यहाँ पे 4 हैं, यहाँ पे 5 हैं, आपको मैच कराना है। आपको देखना है फंडामेंटल राइट्स यानी कि ए का 2 और बी का 1। ए का 2 बी का 1 अगर हम बात करें तो 10th का सी विल बी द राइट ऑप्शन। 10th का जो है वो आपका सी विल बी द एब्सोल्यूट राइट बिकॉज ऑफ फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहा है। तो कहां से लिया गया है? ए का 2 इट मींस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। बी का 1 है यूनाइटेड किंगडम। पार्लियामेंट इमरजेंसी प्रोविजंस हमने कहां से लिया है हमने जर्मनी से लिया है। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कहां से लिया है? हमने आयरलैंड से लिया है। तो आप देख रहे हैं कि हमारा जो सी ऑप्शन है वो मैच कर रहा है। इट मींस डी का जो होगा वो क्या होगा? 3। चल, which of the following elements have been taken or borrowed from the British Constitution? Rule of law बिल्कुल लिया गया है। जुडिशियल इंडिपेंडेंस ये हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं लिया है। प्रोसेस ऑफ लॉ मेकिंग लिया है। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट लिया है। तो 1 3 4 विल बी द एब्सोल्यूट राइट। 1 3 4 ए। 11th का ए विल बी द राइट ऑप्शन डियर क्लास। 11th में ए यानी कि रूल ऑफ लॉ, प्रोसेस ऑफ लॉ मेकिंग, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट्स 1 3 4 लिया है। और 2 कहां से लिया है? 2 कहां का है? जुडिशियल इंडिपेंडेंस यूएसए से लिया है। अगर हम बात करते हैं प्रोसेस की बात करें तो वो हमने लिया है यूएसए से। अब आगे नेक्स्ट फर्दर बात करते हैं डियर क्लास।
12th question की ओर, the sentence written in the Indian Constitution, "We are the people of India," means the real authority of Indian Republic is vested in the people. The Constitution has been formulated by the people of India. It means, अगर बात करूँ तो काफी अच्छा क्वेश्चन है. अब बात करते हैं, the framers of the Constitution represent the Indian people. Indian Constitution is based upon the Indian peoples. It means the sentence written in the Indian Constitution, "We are the people of India." It means, dear class, B will be the right answer. Why? The Constitution has been formulated by the people of India. Okay, we are the people of India are the language basically used in the preamble of our Constitution. It is a borrowed feature from the USA, United States of America. क्लियर हो गई बातें. द कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन फॉर्मुलेटेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया. इट विल बी द राइट आंसर डियर क्लास. अब नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन की ओर हम. इन द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच एवर आइडियल्स ऑब्जेक्टिव हैज बीन आउटलाइन एंड दे हैव बीन फर्दर इंटरप्रिटेटेड. इट मीन्स डिस्कशंस के लिए, इंटरप्रिटेशंस के लिए मैं बात करूं तो कौन सी ऐसी चीजें हैं भारतीय प्रीएम्बल में, इन द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. प्रीएम्बल मतलब प्रस्तावना की बात करूं, जो कि ऑब्जेक्टिव लेकर के आती हैं, किस चीज के आउटलाइन किया गया है. ऑब्जेक्टिव का मतलब उद्देश्यों को लेकर के, और इंटरप्रिटेट किया जा सकता है बाद में. इन द चैप्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज. दिस विल बी द एब्सोल्यूट राइट ऑप्शन. क्लियर क्लास. नाउ वी आर मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन. Preamble has a great utility in defining the Constitution because क्यों preamble महत्वपूर्ण है? It uses value-based word in emphasizes and the projects the real objective and the philosophy of the Constitution maker. Its source of power and delimitations. It provides a complete list of the fundamental feature of the Constitution. No, it's here. B will be the right answer because of it emphasizes and the project the real objective of the constitutional makers. आप समझिए, हमने borrowed feature तो हमारे Constitution का है, सारी चीजें borrowed हैं, लेकिन हमने it is उसी फॉर्मेट में नहीं लिया है, क्योंकि हमारा जो है Constitution वो एक डिफरेंट वे ऑफ नेचर रखता है. ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैं इन चीजों का ध्यान रखा और कहीं ना कहीं इस फिलॉसफी को वो उस पर बेस रखता है. 14th का बी. नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द ट्रू. द प्रीएम्बल प्रपोज्ड ऑफ द पंडित जवाहरलाल नेहरू विच वर एक्सेप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड हैड अ प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन. बिल्कुल, इट्स एब्सोल्यूट राइट. प्रीएम्बल फुलफिल्स मेनी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव. बिल्कुल सही है. द कॉन्स्टिट्यूशन हैज मेनी हैज बीन डायरेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया. द कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन डायरेक्टेड बाय. बिल्कुल, अगर हम बात करें तो जो 15th क्वेश्चन है उसमें सारे ऑप्शंस आपके सही हैं, तो यानी कि 1, 2, 3 विल बी द राइट ऑप्शन, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू ही इस प्रकार की बातों को लेकर के आए थे. इन विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पेटेंट डिक्लेरेशन, याद रखिएगा इसको, पेटेंट डिक्लेरेशन हैज बीन मेड दैट इंडिया इज अ सेक्युलर स्टेट. कहां पे पहली बार ऐसा बताया गया कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है? बेसिकली वी हैव अ प्रीएम्बल वेयर वी हैव टू इंफॉर्मेशन अबाउट द वी आर द पीपल ऑफ इंडिया, सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सेक्युलरिज्म. अगर हम बात करें तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा है कि पूरी दुनिया से परे, मतलब हमने कोई आधिकारिक यहाँ पे धर्म अडॉप्ट नहीं किया, सबको फ्री है, लिबर्टी है. हमने इसके लिए फंडामेंटल राइट्स दे रखे हैं कि भाई आप अपने धर्म के लिए स्वतंत्र हैं, आप उसका प्रचार प्रसार करें. हाँ, लेकिन एक लिमिटेशन बस यही इतनी है कि बिना दूसरे के धर्म को बाधित किए. क्लियर हो गई बातें? तो प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में हमें ये चीजें मिलती हैं. क्या मिलता है कि भाई सेकुलर स्टेट है, सबसे पहले हमें कहां पे मिलता है ये, और हमारे प्रीएम्बल ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन में मिलता है. The meaning of the principle of the basic structure of the constitution is some of the parts are so important. UPSC prelims का क्वेश्चन है, ये आया हुआ है इस बार 4th of October को, और हमने क्वेश्चन आपके लिए सेट किया है. Some of the parts are so important that can't be removed. Fundamental rights can't be observed. The constitution can't be amended or accepted by the established process under the Article 368. Preamble through is a part of the constitution and the express original spirit can't be amended. Okay, this is the A will be the right. Some of its parts are so important that they can't be removed. It was given by the full explanation by the court. It means under the केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य स्टेट रिप्रेजेंटेशंस आर वर्डिक्ट. ओके, तो ऑल वी नो अबाउट द preamble is the
part of the constitution, and if we talk about the basic structure can't be changed. If we need it, the certain words may be added further, but words are associated with the close concern with the preamble can't be removed anyway. किसी तरीके से जो प्रस्तावना की मूल भावना है उसको प्रभावित नहीं किया जा सकता. चल, द इंडिया डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द फैक्ट. किस पे बेस्ड है? भारत का लोकतंत्र ना. तो हम पढ़ते हैं कि तीन जो है पिलर्स हैं उसके पास, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी, और अगर तीनों फ्लॉप होते हैं तो क्या काम करता है? प्रेस एंड मीडिया. द इंडिया द डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द फैक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटन, इट इज अ गारंटेड फंडामेंटल राइट्स, पीपल हैव राइट टू इलेक्ट एंड रिप्लेस द गवर्नमेंट. द बेस्ट पार्ट ऑफ अ डेमोक्रेसी व्हिच आर इन इंडिया, पीपल हैव अ राइट टू इलेक्ट एंड रिप्लेस द गवर्नमेंट. Okay, now next one. The concept of the basic structure doctrine was underscored during which of the following cases by the Supreme Court? Keswananda Bharati बनाम Kerala state. Okay, this is the most, Keswananda Bharati versus Kerala state. Okay, largest bench which were established under the 13 judges and matter was disclosed under the 7 and the 6 judges. Okay, it said that you can't change the basic feelings, basic aim of the preambles. Okay, if needed certain word can be added without interpreting the basic structure. मूलगत ढांचे में किसी प्रकार का बदलाव संभव नहीं है. चल, now 20 क्वेश्चंस की बात करते हैं डियर क्लास. We are almost we have done. Which of the following is not a basic feature of Indian Constitution of federalism, dear class? Because there is no mentioning about the federalism in our Indian Constitution. Okay, this is the, it means our Constitution is the quasi-federal. Okay, symptoms, we having a unitary system. Okay, we have a system quasi-federalism. Which of the following statements regarding the preamble of the Constitution are true? Preamble is inseparable part of a Constitution. The term like secular and the preamble. Secular मतलब अगर मैं बात करूँ धर्मनिरपेक्ष, preamble and the preamble have been its inherent organs right from the beginning. शुरू से ये इसके भाग नहीं थे. 42 amendment of a Constitution when happened in the time period of 1976, then it is almost done. तो यानी कि preamble is inseparable part of the constitution. Statement 1 is the only right options. Okay, I think hopefully you enjoyed the session. और इसी प्रकार की सीरीज आपके सामने मैं लेकर के आऊंगा. 1 डे के गैप पे प्रयास यही करूंगा और आप ये कंटिन्यूसली ऑनलाइन क्लासेस से मेरे साथ जुड़ सकते हैं. यू कैन फॉलो मी एंड आल्सो आवर यूट्यूब चैनल मेजर कलसी क्लासेस एंड डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स एज ए FB. तो अगर किसी प्रकार का कोई डाउट है जीएस से तो आप मेरे से पर्सनली आप पूछ सकते हैं. ठीक है, आपका सिलेक्शन हमारा जो एम है, योर सिलेक्शन इज आवर सिलेक्शन, योर सिलेक्शन इज आवर सिलेक्शन. आपकी सफलता में हमारा ही एक तरीके से मेन उद्देश्य है और आपकी सफलता में ही हमारी सफलता निहित है, अंडरस्टूड है. ठीक है, तो जुड़े रहिए हमारे परिवार के साथ और इसी प्रकार की सीरीज आपको 1 डे के गैप के बाद मिलेगी और कंटिन्यूअसली हर सब्जेक्ट की आपको मिलने वाली है जब तक आपका सीडीएस पेपर एग्जाम हो नहीं जाता. और सबसे फास्ट एंड एक्यूरेसी के साथ आपको पेपर का सोल्यूशन सेम डे उसी दिन मिलेगा. तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड जय हिंद टू ऑल ऑफ यू. Major Kalshi classes, online courses for all defense exams, recorded lecture, e-notes, daily live classes, online test. अब online पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया. Download the MKC Learning app and fulfill your dreams.